वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ग्रेड 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ये सारा डिस्कशन पार्ट 1 में आधा इसका ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें आती हैं हमारी जेई, आईआईटी मतलब आईआईटी जेई, नीट, फिर सीयूईटी और वो भी एंट्रेंस एग्जाम जो ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, जैसे कि हो गई एसएसबी, यूपीएससी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो मिस आउट कुछ भी नहीं करना है। सेक्शंस जितने भी मैं लेक्चर्स लेके आ रही हूँ बने रहना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुकी हूँ सीबीएसई बोर्ड का। अब देखना जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बहुत सारे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सैम्पल पेपर में तुमको दिख जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। तो तरीका वही है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्या करना है, कीवर्ड को करना है अंडरलाइन, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है 1 मिनट का पॉज लेना है और सब कुछ बोल देना है, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, वापस जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन किए हैं प्लीज पार्ट 1 जाके देख लो। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का डिस्कशन है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस पार्ट में मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट। अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन, सैंपल पेपर में उन्होंने पूछे थे फंक्शंस, एक क्वेश्चन था जिसमें वो पूछे थे कि फंक्शंस बताओ, तो उसमें उन्होंने पूरा मेल एसेसरी डक्ट नहीं लिखा था, इन कॉमन में लिख दिया था कि मेल एसेसरी डक्ट का सीक्रेशन क्या है। बस मतलब सोचो कितना रिलेटेड चल रहा है। ठीक है, तो इसको बना दो स्टार, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा गया है, तो हाई चांसेस है कि मेन सीबीएसई बोर्ड में भी आ सकता है। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे पर एसेसरी डक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन फंसेगा। तो वापस कितने मेल एसेसरी डक्ट है, डक्ट ग्लैंड नहीं, ठीक है, तो नहीं तो ग्लैंड में कंफ्यूज हो जाओगे। याद करो, हम पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टेस्टिस, दूसरा क्या है हमारे आते हैं एसेसरी डक्ट, उसके बाद आते हैं ग्लैंड्स और फिर आखिरी में आता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक, अब आते हैं अगर टेस्टिस में, तो टेस्टिस का तो एक अलग से क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में ही डिस्कस कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एसेसरी डक्ट का फंक्शन बताओ। अरे बाबा, एसेसरी डक्ट तो वो डक्ट है जिसमें क्या हुआ कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, बस अब उसके बाद स्पर्म ट्रैवल करते 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 करते, याद करो टेस्टिस किसका बना है, तो बोलोगे मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब उसके बाद वो किससे बना है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, मतलब बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आए तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल बनेगा। याद करो मैंने डायग्राम में भी सिखाया था, अगर याद आ रहा हो, क्योंकि डायग्राम अगर ड्रॉ आ गया करने को तो कैसे करोगे। वापस अभी अभी जो पैटर्न पता चला है हमको, जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि जो डायग्राम टफ है ड्रॉ करने के लिए वो ड्रॉ किया हुआ देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, और जो डायग्राम इजी है वो तो डायरेक्ट ही पूछने वाले। तो याद करो, एक टेस्टिस में क्या रहते हैं हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, फिर वो बनाते हैं क्या, रेटिटेस्टिस। याद करो ऑलरेडी एक डायग्राम पढ़ चुके हो। फिर उसके बाद वापस क्या आता है, वापस आता है, फिर आता है क्या, वसा इफ्रेंशिया, उसके बाद फॉलोड बाय रेटिटेस्टिस, फिर आती है सुपर कॉइल स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस के बाद आता है वास डिफरेंस। याद रखो वास डिफरेंस नाम है इसीलिए, इसी को जब कट करते हैं, जो स्टेरिलाइजेशन मेथड है मेल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी, याद रखोगे। और उसके बाद तो भैया वो चला जाता है अलग अलग सिक्रीशन कलेक्ट करने के लिए जो ग्लैंड्स है। याद आया, देखो कितने सिंपल तरीके से सारी चीजें हो गई। तो वापस वो पूछा है कि बताओ मेजर फंक्शन क्या है मेल एसेसरी डक्ट का और ग्लैंड्स का, तो देख लेते हैं। अच्छा ग्लैंड्स, 2 मिनट रुक जाओ। ग्लैंड्स कितनी है, 3 ग्लैंड्स है। कौन कौन सी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दूसरी सेमाइनल वेसिकल, इसीलिए उसका हम बोलते हैं तीनों को मिला के इससे क्या निकलता है, सेमाइनल प्लाज्मा, और आखिरी वाला है प्रोस्टेट। अगर सीक्वेंस में बोलना है तो सेमाइनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट, और फॉलोड बाय सबसे जो छोटी ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। The male accessory duct are vasa efferentia, epididymis and vas deferens and reticestis। अब उन लोगों ने जंबल करके अरेंज किया है, तुम सीक्वेंस में अब देखो, उन्हें जंबल नहीं किया है, अगर हाँ जंबल ही किया हुआ है, क्योंकि
ऑर्डर वाइज तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, रेटिटेस्टिस आना चाहिए, फिर वसा फ्रेंशिया आना चाहिए, फिर एपिडाइडमिस आना चाहिए, और फिर वास डिफरेंस आना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम सीक्वेंस में ही याद रखो। उसका रीजन है, क्यों रीजन है, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हाउ इज स्पर्म इजैकुएटेड फ्रॉम द पॉइंट इट इज मेड, मतलब टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां से वो बना है, टिल द पॉइंट इट इज इजैकुएटेड आउट ऑफ द बॉडी, वहां से लेके जहां से बना है वहां से ट्रैवल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो तुमको ये सीक्वेंस याद आना चाहिए, इसलिए भले ही यहां पे ऐसा लिखा है, मैं सजेस्ट करूंगी क्या कि सीक्वेंस वाइज ही याद रखो। तो सबसे पहले जो टेस्टिस है उसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो सब मिलके क्या बने, टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर क्या आया, रेटिटेस्टिस, फिर क्या आया, वसा फ्रेंशिया, फिर क्या आया तुम्हारा एपिडाइडमिस, और सबसे आखिरी में क्या आया, वास डिफरेंस। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। देखो ये ट्रांसपोर्ट करा रहे और साथ में टेम्पररी स्टोरेज करा रहे। अगर इन चारों में से भी पूछा जाए सबसे ज्यादा स्टोर स्पर्म कहां होते हैं, तो तुम्हारा आंसर आएगा एपिडाइडमिस। रीजन क्या है, क्योंकि वो सुपर कॉइल्ड डक्ट है, एकदम सुपर हाईली कॉइल्ड डक्ट है। ठीक, आगे ऑन द कॉन्ट्ररी मेल एसेसरी ग्लैंड्स आर, अब 3 ग्लैंड्स है, कौन कौन से, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। दीज ग्लैंड सिक्रीट फ्लूइड्स। अब याद रखो एक चीज, अभी मैं आगे नहीं पढ़ रही हूं, जितने भी ये एसेसरी डक्ट है उसमें से ट्रैवल करके कौन आ रहा है, स्पर्म ट्रैवल करके आ रहा है। याद रखो सीमेन नहीं ट्रैवल कर रहा, स्पर्म ट्रैवल कर रहा है। फिर जब आके इस वास डिफरेंस पे ये जाके मर्ज हो रहा है और तीनों ग्लैंड से सिक्रीशन ले रहा है, अब जाके क्या बनेगा, सीमेन। तो सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म्स प्लस जो सेमाइनल फ्लूइड है जिसमें इन तीनों ग्लैंड्स के क्या है, सारे सिक्रीशन है, तब जाके सीमेन बनता है। ठीक, आगे these glands secrete fluid that lubricate the reproductive system and sperm. The sperm get dispersed in the fluid which makes their transportation into the female body easier. अब ये याद रखना है जो अगली लाइन में अंडरलाइन करने वाली हूँ। The fluid is rich in fructose, ascorbic acid and certain enzyme. They also provide nutrition and activate the sperm. याद रहेगा इतना। तो याद रखना है कि कितने टोटल एसेसरी डक्ट है, 4। कौन कौन से, सबसे पहले टेस्टिस के बाद आया क्या, तुम्हारा रेटिटेस्टिस, फॉलोड बाय वसा फ्रेंशिया, फॉलोड बाय एपिडाइडमिस जहां पे सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है क्योंकि एपिडाइडमिस एक सुपर कॉइल्ड डक्ट है, और आखिरी में क्या आएगा, वास डिफरेंस। इसी वास डिफरेंस को कट करते हैं जब, तो क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। और ये क्या है, एक परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है। ये सब कहां पढ़ोगे, अगले चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक, चलो आ जाओ उसके बाद। और ये सब क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, किसको, स्पर्म को स्टोर कर रहे हैं। फिर जैसे ही ये वास डिफरेंस जाके मर्ज हुई, मर्ज तो नहीं, वो ट्रैवल करने लगी, और उसमें किसके सिक्रीशन इंक्लूड हो गए, इन तीनों एसेसरी ग्लैंड के। कोई कितनी ग्लैंड है, 3। वापस सीक्वेंस याद रखना है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एक पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, उसके बाद अब इन्होंने क्या सिक्रीट किया, इन्होंने सिक्रीट किया ल्यूब्रिकेशन और न्यूट्रिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज को ही यूज करके स्पर्म अपनी एनर्जी ऑब्टेन करेगा। ल्यूब्रिकेशन के लिए म्यूकस, उसके बाद ऐसा एज सच नहीं मेंशन किया है, बस इतना लिखा है ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट, बस उतना ही याद रखो, एस्कॉर्बिक एसिड एंड एंजाइम। याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में भी पूछा गया है, सैंपल पेपर में ग्लैंड से रिलेटेड पूछा गया है, तो याद रखना है। ठीक, बट अभी जिस हिसाब से सीबीएसई का पैटर्न चल रहा है तो पक्का वो क्या करेंगे, इन्हीं सबको रीअरेंज करने के लिए दे देंगे एमसीक्यू में। सेक्शन ए 16 मार्क्स का है क्योंकि 16 क्वेश्चन है उसमें, और उसमें क्या है, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, तो पक्का पूछेंगे वहां से। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट इज oogenesis, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। जरा स्टार मार्क कर लो। क्यों स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में था। कैसे पूछा गया था, अगर याद हो, मैंने पहले भी बताया था कि oogenesis हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, इस चैप्टर से रिलेटेड। इसका पहला वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां क्या इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। स्पेसिफिकली इन चारों पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करो, तो इन डिटेल एक्सप्लेन करो। और वापस ये जो क्वेश्चन है ये सारे 5 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें जो तुम्हारा सीबीएसई
सैंपल पेपर है उसमें 5 सेक्शन है, तो आखिरी वाले सेक्शन का ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारा है लिखने के लिए, ठीक है, बहुत सारा एक्सप्लेन करने के लिए। तो याद रखो इस क्वेश्चन में तुम चाहो तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। अब बोलोगे मैम कौन सा फ्लो चार्ट बनाए, चलो बता देती हूँ। अपनी बुक ओपन करो और बुक का अगर मतलब सपोज टाइम नहीं है, वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी 5 मार्क के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। बुक ओपन करो, पेज नंबर 49 पे आओ। यहाँ पे अगर देख सकते हो ये वाला, तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी दिया है, oogenesis भी दिया है। तो अगर टाइम शॉर्ट पड़ रहा है और अगर अपने आंसर को सपोर्ट करना है, इतना सारा लिखने का मन नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है ना, तो ये वाला डायग्राम बना सकते हो। पर प्लीज याद रखो कि डायग्राम जब बनाना, फ्लो चार्ट जब बनाना, तो प्रॉपर लेबलिंग करना। लेबलिंग में ये मत करना कि 1-2 चीजें गायब कर देना, तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, ठीक। तो अगर चाहो तो इसका पूरा रिटन एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो, और अगर फ्लो चार्ट बनाओगे तो भी चलेगा, पर सारी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सही जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 कौन से कैटेगरी का है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, एकदम इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। आगे क्या बोला उन्होंने, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन oogenesis। तो देखो इतना सारा लिखने से अच्छा भैया तुम ये बना लो, ठीक है। अब ये इसमें भी बहुत सारी लेबलिंग गायब है, ठीक है, तो मैं वही सजेस्ट करूंगी जो तुम्हारा पेज नंबर 49 है बुक का, उसका जो टेबल है वो देखो और वो ड्रॉ करो, ठीक, अगर टाइम कम पड़ रहा है। और वैसे भी अगर तुम वो ड्रॉ करोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम अटेम्प्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 5 मार्कर वाले करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। oogenesis इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द oogonia इन फीमेल। देखो नाम ही है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या, फॉर्मेशन, और इसके सामने क्या लगा है, ऊ मतलब क्या, ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है, किससे, oogonia से, ठीक है। अब उसके बाद इट टेक्स प्लेस इन द ओवरी, बट ऑब्वियस ओवरी में होगा। अच्छा एक बात बताओ, oogenesis स्टार्ट कहां होता है, जब खुद फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है अपने मदर वूम के। याद रखो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर किसी ने पूछा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में बड़ा सा अंतर बताओ क्या है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है जब प्यूबर्टी हिट करता है कोई मेल, है ना, तो स्क्रैच से स्टार्ट होती है, बट वही अगर oogenesis की में बात की जाए तो वो ऑलरेडी आधी स्टेज तक कंप्लीट करके बैठी है जब वो खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी अपनी मम्मी के वूम में। मतलब सोचो एक फीमेल है, वो अभी प्यूबर्टी हिट करने जा रही है, ठीक है। अब अपन सोचेंगे हाँ अब इसका ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा, ओव्यूलेशन तो स्टार्ट होगा, पर oogenesis की आधी स्टेप तक क्या मतलब पूरा जो डेवलपमेंट है वो कब हो चुका है, जब वो खुद एम्ब्रियो साइज की थी अपनी मदर की वूम में, तब आधा कहानी ऑलरेडी oogenesis की हो चुकी है। बस बचा हुआ मैच्योरेशन वो होता है प्यूबर्टी में, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ड्यूरिंग oogenesis अ डिप्लॉयड ओगोनियम और एग मदर सेल इंक्रीज इन साइज एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte। ये तो तुमने सेम कहानी इसमें भी पढ़ी है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। सबसे पहले जो स्पर्म मदर सेल है अगर याद करो वो कैसी रहती है, खुद डिप्लॉयड रहती है, अपना साइज इंक्रीज करती है ना, और क्या बन जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या होगा, उसका मियोसिस होगा, 2n का n बनाया जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे है, क्या होगा यहाँ पे जो एग मदर सेल है जो डिप्लॉयड है नेचर में, देख लो जो एग मदर सेल है जो डिप्लॉयड है नेचर में, उसने क्या किया, साइज में इंक्रीज हो गई और क्या बन गया, प्राइमरी oocyte, ठीक। अभी भी ये 2n है। अब ये प्राइमरी oocyte का क्या होगा, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या होता है, और वो भी मियोसिस कौन सा, मियोसिस 1 होगा, आधी कहानी हुई है, 2 सेल्स बनेंगे। सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी तो बॉडी से वैसे ही वॉश आउट हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte के स्टेज में आ गया हैप्लॉइड या एन सेल। हुआ क्लियर, चलो देख लेते हैं। This diploid primary oocyte undergo first meiotic division, that is meiosis 1, or reductional division to form 2 unequal haploid cell. The smaller cell is known as first polar body, while the larger cell is known as secondary oocyte. This secondary oocyte undergoes second meiotic division, meiosis 2, or equatorial division, and give rise to a second polar body and an ovum. तो second polar body बनेगी और ovum बनेगा। याद रखो तुम पढ़ चुके हो, यहां तक की स्टेज में सब कुछ रहता है। जैसे ही एक्चुअली जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है या जो फर्स्ट लेयर हट जाती, तब जाके उस सेकेंडरी oocyte अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, उसी टाइम रिलीज होती है सेकेंड पोलर बॉडी, और फिर एक्चुअल में न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक लाइन लिखिए,
पर जनरली ये लाइन मिस आउट हो जाती है और यही लाइन को सीबीएसई क्या करता है, असर्शन रीजन के फॉर्म में रख देता है, ठीक है, कि व्हाट इज द फेट, या इनफैक्ट नीट भी या सीयूईटी भी यही करता है कि सेकेंडरी oocyte का फेट कब कंप्लीट होता है, मतलब फेट मतलब जो उसको फाइनली बनना था कब कंप्लीट होता है, जब एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब रिलीज होता है सेकेंड पोलर बॉडी, तब जाके सेकेंडरी oocyte अपने फेट को मैच करती है। ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है असर्शन रीजन में, वो भी ठीक है, सिंस उस वहां पे आ चुका है सीयूईटी में, तो यहाँ भी हाई चांसेस है असर्शन रीजन में फंस सकता है। चलो आगे देख लेते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया था। दिस सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड meiotic division, that is meiosis 2 or equatorial division, and give rise to a second polar body and an ovum. Hence, in the process of oogenesis, a diploid oogonium produces single haploid ovum, while 2 or 3 polar body are produced. याद रहेगा, मतलब पूरी एक स्टेप में, पूरी oogenesis में सिर्फ क्या बनती है, एक ओवम बनता है। बट वहीं अगर मैं सेम पैरेलल बात करूं, वापस वही देख लेते हैं, कौन सा वाला डायग्राम देख लो, उस डायग्राम में हर चीज मेंशन है। अच्छा डायग्राम है, वापस ओपन करो पेज नंबर 49, ठीक है। अगर देखो तो इसमें भी वही डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले तो एज की कौन से टाइमलाइन, दो अलग अलग टाइमलाइन पे स्टार्ट होता है, और आखिरी में देखो तो एक oogonia में सिर्फ एक ओवम का फॉर्म हो रहा है, और वही एक स्पर्मेटोगोनिया में oogenesis में एक ओवम का फॉर्म हो रहा है, और वही एक स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस के फॉर्म में तुम लिख सकते हो। प्लीज ये मत लिख के आना कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है और oogenesis जो है वो ओवरी में होता है। ये तो बहुत बेसिक डिफरेंस है, पता ही है। बहुत बार होगा क्या, देखो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहुत बार होगा ये, या फिर ये लिख के आते हो तुम लोग कि अगर किसी ने पूछा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस बताओ, तो तुम ये डिफरेंस लिख के आओगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट ऑकर्स इन टेस्टिस, oogenesis इज फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इट हैपेंस इन ओवरी। सही है, बट वैलिड पॉइंट या वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं जिसके ऊपर हम डिफरेंस मान सके। तो होता ये है कि सीबीएसई बोर्ड से जो आंसर की आती है बहुत बार, क्योंकि देखो oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस नाम ही खुद वो बता रहा है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और किसका फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन, तो खुद सिंस नाम ही वो डिफरेंस बता रहा है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये डिफरेंस काउंट नहीं किया जाता, ठीक, इसलिए अलग डिफरेंस पुट करके आओ या लिख के आओ, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा एक और चीज, नहीं तो बोलोगे मैम ये जो आपने लाइन बोली वो कहाँ मिली, तो जरा इस वाली का जो मैं बता रही थी, खोलो जरा पेज नंबर 52, मार्क करो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, 110% बनेगा। 52 की जो पहली लाइन ही है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। उन्होंने बोला जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो क्या लिखा है, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द डिविजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। जो मैं सेंटेंस बोल रही थी ना कि क्या कौन सी स्टेप है ऐसी जो सेकेंडरी oocyte का डिविजन को कंप्लीट करती है, और रीजन में क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन, तभी जाके सेकेंडरी oocyte डिवाइड करता है, मियोटिक डिवीजन 2 कंप्लीट होता है, ओवम में फॉर्म होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज होती है, और फिर आगे का, ठीक। तो ये लाइन कहां लिखी है, मन से नहीं बोल रही हूं, कहां है, लिखो जरा, पेज नंबर 52 की जो पहली 2 या 3 लाइन है, ये है तुम्हारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं, या छोड़ के आएंगे या गलत करके आएंगे, ठीक हुआ, क्लियर। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू ओवरी, तो जरा स्टार मार्क करो, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग के 7 स्पॉट में से एक स्पॉट तुम्हारा ओवरी का टीएस रहेगा, रखा हुआ रहेगी, स्लाइड लगी हुई रहेगी माइक्रोस्कोप में, तुमको जाके देखना है, ड्रॉ करना है, कमेंट्स लिखने हैं, तो स्पीड बनानी है, ठीक है। अब जनरली बोला जाता है कि पेंसिल से ड्रॉ करो, पर एक बात बता देती हूँ, स्पॉटिंग में बिल्कुल टाइम नहीं होता, अब तो पेंसिल गई भाड़ में, ठीक है ना, भाड़ में मत जाने दो, पर बता रही हूँ एक बार अपने इंटरनल से भी पूछ लेना, क्योंकि लिटरली एक स्पॉट को 1 ही मिनट मिलने वाला है। अब तुम उसमें देखना भी है, तुमको कमेंट्स भी लिखने हैं, डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं, तो अगर तुम्हारा टाइम एडजस्ट हो पा रहा है तो पेंसिल से ड्रॉ करो, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, पेन से ही ड्रॉ करो, ठीक। पर हाँ अच्छे से ड्रॉ करना, लेबल कर देना डायग्राम, सारी लेबलिंग राइट हैंड साइड लेके आना, और एग्जाम में भी सारी लेबलिंग राइट हैंड साइड ही रखना। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तुमको क्या डिस्क्राइब करना है, ओवरी का सेशन, तो ये तुम एज इट इज माइक्रोस्कोप में भी देखोगे, ठीक। तो सबसे पहले कहानी शुरू कहां से होती है, तो देखो यहाँ पे बहुत इन जनरल दिया हुआ है,
और भी इन डिटेल दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, साथ में तुम्हारे जो प्रैक्टिकल बुक में उसमें और अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो जरा मार्क कर लो पेज नंबर 49 पे, जहां पे उन्होंने दिखाया है कि ब्लड वेसल, उसके बाद आता है प्राइमरी फॉलिकल, कहानी तो वहीं से शुरू होती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेबल नहीं है तो जरा लेबल करो। सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होती है भैया, ओवरी के जो मेडुला वाला रीजन है वहां शुरू होती है, ठीक। अच्छा, हर ऑर्गन में, बायो में एटलीस्ट, ठीक है, हर ऑर्गन में ये तरीका ये कि आउटर जो पोर्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला पोर्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला। इसी मेड्यूला में तुम्हारी बुक में और थोड़ी सी लेबलिंग है, कैसी ब्लड वेसल्स बनाई हुई है कि ब्लड वेसल्स सप्लाई हो रही है, हाँ होंगी, क्योंकि क्या कराना है, हर मंथ ओव्यूलेशन कराना है। ओव्यूलेशन में होता क्या है कि भाई जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये देखो ये प्राइमरी फॉलिकल हुई। अब प्राइमरी को ऐसे भी लिख सकते हैं पर समझाने के लिए, अपने नोट्स में लिखना, पर हाँ लिखते समय पूरा PRIMARY प्राइमरी ही लिखना, ठीक है, ऐसा मत लिखना तो बोलेगा ये क्या है। तो प्राइमरी फॉलिकल, ये क्या है तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंड धीरे धीरे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जैसे आते तो किसमें वो कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो कौन से हार्मोन के अंडर में ओव्यूलेशन होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक में पहुंचा, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो ज्यादा करेक्ट है इसको बोलना, ये ग्राफियन फॉलिकल था, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या हुआ, टूट गया। टूट के क्या रिलीज हुआ, ओवम। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल किसके इन्फ्लुएंस में टूटा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसने रिलीज किया, पिट्यूटरी ने, ठीक। अच्छा, दूसरा ये ओवम कहां गया, अरे ओवम गया फेलोपियन ट्यूब में, किसने कैच किया, फिमरिए ने। फिर कहां गया, इनफंडिबुलम में। फिर कहां वेट कर रहा है, एम्पुलर रीजन में। किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का वेट कर रहा है, ठीक। चलो वापस आ जाओ। अब बताओ सिंस LH हो गया, अच्छा एक और चीज, अब इसके बाद जितने भी 15 दिन बच गए, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करूं तो यहां से लेके यहां तक के कौन सा स्टेज हम बोलेंगे, फॉलिकुलर स्टेज चल रहा है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। तो ये अगर 30 डेज की साइकिल है तो फर्स्ट 15 डेज यहां से लेकर, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये करते करते ही 15 दिन हो गए, ठीक है। 15th डे आया, मिड डे आया, जिसमें क्या हुआ, ओव्यूलेशन, ठीक, ओवम निकला। अब जो ये बच गया, अब इसके बचे हुए 15 दिन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग फेज, ठीक, जहां पे कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन। देखो मैं दो ये तो है ही, तो डायग्राम है, साथ में जो तुम्हारी बुक का एक ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि इस बार क्या, हर बार का CBSE का कुछ प्यार ही है उस ग्राफ का। या तो सहोदय के पेपर में, मतलब जो प्री बोर्ड्स के पेपर आते ना बाहर से, तो प्री बोर्ड्स के पेपर में तुमको उस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, सैंपल पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, पिछले साल के भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद जो टर्म 1 का था, उसके बाद तुम्हारे जो मेन पेपर्स है उसमें भी वो ग्राफ रहता है, या तो ड्रॉ करने के लिए आता है वो ग्राफ, या तो ग्राफ देके कुछ आइडेंटिफाई करते। तो जब अपन पढ़ ही रहे तो सारे एक साथ रिवाइज करो, ठीक। तो वापस अब बोलोगे मैम पर इसका डायग्राम बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, मैं बता रही हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं फिर बताऊंगी सिंपल तरीके से, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब जो ग्राफियन फॉलिकल खाली बच गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, इसी का दूसरा नाम येलो बॉडी, बस। और ये अब दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, बस इतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो अपन ने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लिया। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि मैम ड्रॉ कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो भैया ऐसे ड्रॉ किया, लेके आओ क्या, ब्लड वेसल्स, बाहर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। अंदर वाले को क्या बोलोगे, मेड्यूला बोलेंगे, ठीक है। अंदर वाले को लेबल करो कि अंदर वाला पोर्शन क्या है, मेड्यूला, बाहर वाला क्या है, कॉर्टेक्स। अब मेरे यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं ऐसा टेढ़ा ड्रॉ कर रही हूँ, सजेस्ट करूंगी कि सीधा ड्रॉ करो, ठीक। कहानी कहाँ से शुरू हुई, चलो मैं दूसरा कलर ले रही हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास तो एक ही ऑप्शन है, वो है पेंसिल का कलर, तो अच्छे से ड्रॉ करना। पहले आया प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, अच्छा ये प्राइमरी फॉलिकल, चलो एक क्वेश्चन बता दो, सॉल्व कर रहे अपन तो। प्राइमरी फॉलिकल ये शुरू किसने किया, तो ये शुरू किया कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से निकला, फिर से पिट्यूटरी से, कहां गया, ब्लड में गया, घूमते घूमते कहां पहुंचा, ओवरी के पास पहुंचा, और बोला नॉक नॉक हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने कौन सा इंस्ट्रक्शन भेजा था, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इंस्ट्रक्शन किसको मिला,
पिट्यूटरी को, उसने जो हाई कोर्ट है उसने, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जिसने भेजा इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में, 2 हार्मोन के फॉर्म में, पहला वाला FSH, दूसरा वाला यहाँ आएगा LH। ठीक, उसने बोला, हाई कोर्ट ने ऑर्डर भेजा है कि भैया ये लो FSH और क्या स्टार्ट करो, मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल शुरू करो। तो सबसे पहले क्या निकला, प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या निकला, थोड़ा सा साइज बढ़ा, फिर क्या निकला, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर और साइज बढ़ा, क्या बना, टर्शरी फॉलिकल, फिर और साइज बना, अब क्या बना, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो इसके अंदर ओवम भी ड्रॉ करना और ऐसे भी करना। फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या हुआ, टूट गया, टूट के बाहर क्या निकला, ओवम निकल गया। ठीक है, चलो बाहर ओवम निकल गया और अंदर जो एम्प्टी बॉडी बच गई, येलो बॉडी जिसको बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, कॉर्पस लूटियम। हुआ क्या क्लियर, इतना सारा डायग्राम याद रहेगा। चलो इजी था, चलो बस लेबलिंग सही सही कर देना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब इंडिविजुअल ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम पूछा है। एक और चीज, ये तुम्हारी बुक में डायग्राम करके ड्रॉ नहीं किया हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरा सजेशन है कि इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। ठीक है, कहीं भी उन्होंने पूरा का पूरा सिर्फ ओवरी एक्सप्लेन किया, पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल नहीं मेंशन किया है। उन्होंने अंदर पूरा हर चीज इन डिटेल रिटर्न में एक्सप्लेन की है, ऐसा डायग्राम नहीं है। तो आ सकता है, कोई एनसीईआरटी पूछ सकता है, जब सिर्फ लेबल करके, मतलब अंदर टेक्स्ट लिख के उसका डायग्राम पूछ सकता है, तो सीबीएसई के पास पूरा हक बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफियन फॉलिकल का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर अंदर से स्टार्ट करो या बाहर से स्टार्ट करो ये तुम्हारे ऊपर है, लेबलिंग बस प्रॉपर करना, इतना याद रखना। तो अगर देखो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, क्या बोलते हैं उसको अपन, तो देख लो ये वाला डायग्राम है इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में पूछ लिया है डायग्राम, पर एनसीईआरटी में डायग्राम ड्रॉ नहीं है, मतलब सबसे बड़ी गड़बड़ टाइप की है। गड़बड़ नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली ड्रॉन है। कहां पे उन्होंने ड्रॉ किया है ये वाला डायग्राम, देखो समझो बात को, ये ग्राफियन फॉलिकल है। तुम्हारी बुक में जो डायग्राम ड्रॉन है वो इस चीज का है, और वो क्या है, ओवम, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है आउटर वाली लेयर है जोना पेल्यूसिडा, फिर उसके बाद आती है कोरोना रेडिएटा, फिर प्री विटलाइन मेम्ब्रेन, और फिर बाकी की सारी लेबलिंग्स की हुई है। पर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक, अब याद रखो एक और चीज कि बुक में ये डायग्राम है कहां पे, ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी में जो दिया है इस टाइप का एक डायग्राम होगा तुम्हारी बुक में। थोड़ी देर पहले अपन एक डायग्राम बनाया भी था, है ना, वहां पे ब्लड वेसल है, फिर उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और फिर उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये पूरा का पूरा सर्कल या ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर तुमको टीएस ऑफ ओवरी के अंदर वहां मिलेगा, पर इतनी डिटेल लेबलिंग नहीं है, पहली बात। उसके बाद बुक में सिंस ये डायग्राम नहीं है तो उन्होंने सिर्फ कुछ चीजों के बारे में बता दिया है, सारी चीजें नहीं बताई है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों, क्योंकि इसके 2 रीजन है। प्रैक्टिकल में बहुत बार जब वाइवा लेने एक्सटर्नल पहुंचते हैं तो वो ऐसे ही पूछ लेंगे, अच्छा तुमने बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जो स्पॉटिंग में था, क्योंकि जो टीएस ऑफ ओवरी वो स्पॉटिंग में आना है। ठीक है, तुम बोलोगे मैम हमने टीएस ऑफ ओवरी देखी, प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी था, टर्शरी था, और एक ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल भी दिख रहा था। बस यहां तुमने जैसे ही बोला मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल देखा था, तो वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा बताओ फिर तुमको कैसे डिफरेंस समझ में आया कि सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस था, और टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल में क्या डिफरेंस था। तो वो आंसर देने के लिए तुमको ये लेबलिंग्स बतानी पड़ेंगी। तुम्हारी बुक में इसमें सिर्फ एंट्रम के बारे में बात की है, बाकी किसी के बारे में ऐसा इन डिटेल डिस्कशन नहीं है। चलो देख लेते हैं, मैं बता दे रही हूं। तो ये क्या है, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब इसके जस्ट बात क्या होगा, एलएच का हार्मोन का जो सर्ज है, मतलब एलएच का लेवल जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। टूट के क्या होगा, अरे ये जो अंदर ओवम है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। हुआ क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद अब बुक में लिखा है और एक्चुअल में भी है कि जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनना स्टार्ट होता है तो होता क्या है, अंदर एक ना वाटर फ्लूइड फिल कैविटी स्टार्ट होती, देख सकते हो, वही जो मैं बता रही थी एंट्रम के बारे में, बस इतनी ही लाइन लिखी है। एनसीईआरटी उतने में खुश हो गए, पर अपन को खुश नहीं होना है क्योंकि स्पॉटिंग का भी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में अगर ड्रॉ करने के लिए बोला है तो ये मान के चल रहे कि तुम लोग थोड़ी मेहनत करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओपन करोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल बुक को देखोगे और फिर आंसर बताओगे। ठीक, उनको बस अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, फिर वो भले इंटेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हो या फिर रिसर्च के फॉर्म में हो,
या पीछे एक्सरसाइज के फॉर्म में दिया हो तो पक्का आने वाला है, ठीक है। तो जरा देख लो, तो सबसे बाहर वाली लेयर अगर हम बात करें तो कौन सी हमारी बेसल लैमिना, उसके बाद आता है अंदर जो है तुम्हारा ग्रैनुलोसा लेयर, फिर अंदर फ्लूइड फिल कैविटी है जो है तुम्हारी एंट्रम, फिर आती है अब उसके बाद जो एंट्रम जो मतलब जो हमारा ग्रैनुलोसा सेल है वो एक जगह एकदम थिक मास जैसा है जिसको हम क्यूमुलस ओफोरस बोलते हैं, जिससे देखो नाम ही है क्यूमुलस, क्यूमुलस मतलब इकट्ठे सारे सेल हो गए है ना। और उसके बाद ओफोरस जिसने किसको पकड़ के रखा है, ओवम को, और उसके बाद सेंटर में क्या आता है तुम्हारा ओवम, ओवम की बाहर वाली लेयर जोना पेलुसिडा, जिसको कौन तोड़ता है अगर याद होगा तो एक्रोसोम का जो हेड है उसमें क्या रहते हैं, मतलब जो स्पर्म का हेड है जिसमें एक्रोसोम है उसमें क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं जो यही लेयर को हटाता है। उसके बाद आती है कोरोना रेडिएटा, फिर प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। तो तुम्हारी बुक में सिर्फ इसके बारे में मेंशन है जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के अंडर आता है, या फिर इस पूरे को ही उठा के टीएस ऑफ ओवरी के अंदर दिया हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, ये एकदम सेपरेट डिफरेंट क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने टीएस ऑफ ओवरी नहीं पूछा है, ना ही क्या पूछा है कि ओवम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उन्होंने पूछा है एक ग्राफियन फॉलिकल के बारे में बताओ। तो वापस स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है तुम्हारा 14। क्यों आ सकता है, ये आ सकता है वाइवा के फॉर्म में जब तुम प्रैक्टिकल दोगे, क्योंकि बट ऑब्वियस टीएस ऑफ ओवरी रखा रहेगा। तुम जैसे ही बताओगे कि मैंने सेकेंडरी फॉलिकल देखा, टर्शरी देखा, वहीं पे तुम्हारा जो एक्सटर्नल है ना, वो क्या करेगा, रोक देगा, बोलेगा बताओ तुमने कैसे पहचाना सेकेंडरी और टर्शरी का डिफरेंस। तो तुम बोलोगे टर्शरी में क्या बनने लगी, एंट्रम, एंट्रम का फॉर्मेशन होने लगा, फ्लूइड फिल कैविटी का फॉर्मेशन होने लगा। और जब ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आया तो ये एंट्रम की कैविटी बहुत बड़ी हो गई, फिर वो डिवाइड हो गई। अब ये जो तुम देख रहे हो ना वही तुम्हारा डिफरेंस है वाइवा का। और सिंस अगर वाइवा में पूछा है, एनसीईआरटी में पूछा तो ड्रॉ करने के लाएगा, तो क्या बोलेंगे, बाहर वाली लेयर हमारी बेसल लैमिना, उसके बाद अंदर जो छोटे छोटे सेल्स है वो है हमारी ग्रैनुलोसा सेल, अंदर वाला स्पेस उसको हम एंट्रम बोलेंगे। यही ग्रैनुलोसा एक पर्टिकुलर जगह ऐसे थिक मास्क जैसे बहुत सारे सेल्स क्यूमुलेट हो चुके हैं और जो जोड़ रहे, जो जिसने होल्ड करके रखा है हमारे ओवम को, ठीक है। तो यही हमारा जो ओवम है, तो सिंस क्यूमुलेट हुए तो उसको हमने बोला क्यूमुलस ओफोरस, और सबसे अंदर है हमारा ओवम, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो याद रखो सेकेंडरी नहीं, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है तुम्हारा सेकेंडरी oocyte, ठीक। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब फंक्शंस बताने हैं तो बताओ भैया, कॉर्पस लूटियम क्या है, थोड़ी देर देखो, क्या देखो मैम नहीं समझ में आया, कॉर्पस लूटियम पूछा है। चलो पिछले वाले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। पिछला वाला क्या था, ग्राफियन फॉलिकल का था। अब मैंने एक लाइन बोली थी इसको समझाते हुए कि ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें कौन सा हार्मोन जब शूट करेगा तो ओव्यूलेशन होगा, LH। देखो ऐसे ही याद करना है। अच्छा जल्दी बताओ, LH कहां से निकला, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का नाम मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी को किसने कंट्रोल किया, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ने, जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। किस फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दिए, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। चलो वापस आ जाओ। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से ये ओवम है वो बाहर निकल गया। अब ये क्या बच गया, खाली डब्बा, डब्बा नहीं है मतलब खाली सेल बच गया, ठीक। अब इसी खाली सेल को हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर येलो बॉडी। और ये क्या करेगा, ये वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक। क्योंकि देखो अब इस ग्राफियन फॉलिकल को लग रहा है, अब इसको तो लग रहा है, इसको इंस्ट्रक्शन मिला कि तुम्हारे अंदर जो ओवम बना हुआ है, सेकेंडरी oocyte बना हुआ है, LH के फॉर्म में है, चलो इसको बाहर रिलीज करो। उसने बोला ओके रिलीज कर देते हैं। रिलीज करके बताओ कहां जाएगा। देखो अब हो सकता है ये अगले पार्ट के क्वेश्चन हो, ठीक है। कहां गया वो ओवम, वो फेलोपियन ट्यूब के जो फिम्ब्रिए, देखो देखो ये फिम्ब्रिए का फंक्शन हो रहा है, फिम्ब्रिए ने क्या किए, कैच किए। फिम्ब्रिए किसका पार्ट है, इनफंडिबुलम का पार्ट है। वो ओवम ट्रैवल करके कहां जाके बैठा है, एम्पुलरी रीजन में जाके वेट कर रहे हैं, स्पर्म आएगा। अब बेचारे तो नहीं, हाँ तो ग्राफियन फॉलिकल को लग रहा है हाँ मैंने ओवम रिलीज किया है LH के कहने पे, तो शायद इस बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा यानी क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा
यानी कि 2 सेल, 4 सेल, 6 नहीं 8 सेल, फिर 16 सेल स्टेज स्टार्ट होगा, मोरूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर उसको याद आएगा अरे ब्लास्टोसिस्ट है वो तो जाके ट्रैवल करते करते यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा। देखो ये एक और पार्ट है शायद, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम क्या है, अंदर वाली लेयर है यूट्रस की जिसपे कौन जाके इम्प्लांट होने वाला है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये सारी चीजें किसको याद आ जाएंगी, जल्दी बताओ। ये याद आ जाएंगी इस बेचारे ग्राफियन फॉलिकल को। उसने बोला मैंने ओवम तो रिलीज कर दिया, पर अब तैयारी कौन करेगा। तैयारी मतलब ओवम जब जाइगोट में कन्वर्ट होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर इम्प्लांट करने आएगा तो कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तैयारी अब जैसे इसमें से ओवम निकल गया तो ये ग्राफियन फॉलिकल का नाम चेंज, क्या बन गया, कॉर्पस लूटियम या येलो बॉडी। इसने बोला चलो अब क्या निकालते हैं, वो हार्मोन जो इस एंडोमेट्रियम की लेयर को क्या करेगा, थिक करेगा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। इसीलिए हम प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक। अब रिलीज करते गया वो, अब उसको तो ऐसा लग रहा है ना कि नहीं नहीं इस बार प्रेग्नेंट होंगी ये लेडी, है ना। उसके बाद इस बार फर्टिलाइजेशन होगा, इस बार जाइगोट फॉर्मेशन होगा, इस बार एम्ब्रियो पूरा ऐसे ऐसे आके और इम्प्लांट होगा। तो उसने मस्त एकदम एंडोमेट्रियम की लेयर बना दी, ठीक। अब इसको थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो हुआ क्या, अब उसके बाद जैसे ही 15 दिन खत्म, उसने बोला ओ नो कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जो पिछले 15 दिन से हम, क्योंकि देखो फर्स्ट 15 डेज तो था फॉलिकुलर स्टेज, ठीक है। मेंसेस की जो अगर 30 डेज की साइकिल में मान के चल रही हूँ तो फर्स्ट 15 डेज क्या हुई, फॉलिकुलर स्टेज हुई। मिड डे क्या हुआ, ओव्यूलेशन डे हुआ। बचे हुए दिन कितने हो गए, ल्यूटेनाइजिंग फेज, ठीक है, ल्यूटियल फेज, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, वो बेचारा यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर जमा करते जा रहा है, और थिक करो और थिक करो, तैयारी हो रही है, ठीक है। पर जैसे ही पता चला ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस यूट्रस ने बोला अब निकालो इसको बाहर, ठीक। कुछ याद आया। तो यही सारा यही जितना सारा जो डिस्कशन किया वही पूछ रहा है कि बताओ फंक्शन क्या है कॉर्पस लूटियम का। तो फंक्शन है क्या, बेसिकली ये प्रोड्यूस करेगा हार्मोन, और वो हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। बेसिकली वो एंडोमेट्रियम की लेयर को थिक करेगा। अब उसी का सेकंड पार्ट पूछा, एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है। अरे एंडोमेट्रियम वो वाली लेयर है जब हार्मोन के इन्फ्लुएंस में वो क्या हो जाएगी, थिक होती जाएगी, और वो इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक। अगला वाला एक्रोसोम पार्ट, वापस देखो जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी मैंने क्या बोला था कि इसकी जो ओवम की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। इसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, बोलोगे मैम स्पर्म करता है। स्पर्म में भी स्पेसिफिकली कौन करता है, बोलोगे मैम हेड पार्ट करता है। हेड में भी स्पेसिफिकली कौन करता है, तो उसका जो एक्रोसोम वाला पार्ट रहता है वो करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक। तो यही तो पूछा है उन्होंने, और क्या पूछा है। उसके बाद स्पर्म टेल। स्पर्म टेल का नॉर्मल में भी टेल का काम क्या होता है, बस डायरेक्शन देना, स्विम करने में हेल्प करना, बस। तो स्पर्म की टेल भी वही करेगी, और नया थोड़ी ना कुछ करने वाली है, ठीक। उसके बाद फिमरी है। फिमरी तो अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे ही ओवम रिलीज होगा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में से कौन कैच करने वाला है, याद करो मैंने बताया था, कहाँ गया माउस, कि सपोज करो, अच्छा माउस नहीं दिख रहा, जान दो, ओके। सपोज करो ये एसी का रिमोट है, ठीक है। मान लो अभी के लिए ओवरी है, ठीक है। तो सपोज करो ओवरी में से क्या निकला, ओवम निकला। तो किसने कैच किया, फिमरी ने कैच किया। ट्रैवल करके वो कहाँ गया, इस तरफ गया, ठीक है। ट्रैवल करके वो जा रहा है इन्फंडिबुलम में, और कहाँ पे जाना है उसको, एम्पुलर रीजन में वेट करना है। हुआ क्लियर। चलो देख लेते हैं अब इनके एक एक करके एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म फ्रॉम द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। मैंने कहा था ना कि ग्राफियन फॉलिकल में से जैसे ही ओवम निकल गया तो जो खाली सेल बच गया उसको हमने क्या बोलने लगे, कॉर्पस ल्यूटियम। इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, याद करो प्रेगनेंसी हार्मोन है, हार्मोन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, क्योंकि फर्स्ट 15 डेज फॉलिकुलर फेज, आफ्टर 15th डे ओव्यूलेशन फेज, बाकी के दिन ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन ज्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कीवर्ड्स है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में आए तो इतना जितना अंडरलाइन करा उतना तो लिख के आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारे मार्क्स रहेंगे। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, सबसे पहले कि कुछ और नहीं बल्कि रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं। क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। कौन से ड्यूरेशन में रिलीज करता है, ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में रिलीज करता है। A high level of progesterone inhibits the secretion of FSH and LH, मतलब
जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो एफएसएच निकलना बंद, एलएच निकलना बंद। जल्दी बताओ एफएसएच और एलएच कौन निकाल रहा है? पिट्यूटरी। तो सोचो हार्मोन तो एट द एंड ऑफ द डे ब्लड में निकल रहा है, तो ब्लड में वो घूमते घूमते हाइपोथैलेमस को पता चल गया, क्योंकि वो हर चीज का हिसाब रख रहा है। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है तो अभी और अपन को एफएसएच और एलएच निकालने की जरूरत नहीं। तो उसने इंस्ट्रक्शन किसको भेजे? पिट्यूटरी को, कि अभी मत निकालो, अभी एफएसएच और एलएच की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तैयारियां चल रही है, प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी निकल रहा है। ठीक, अब सोचो अगर प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, इन केस फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन होगा। अब जब इम्प्लांटेशन हो रहा है फिर से थोड़ी ना ओव्यूलेशन होगा। कुछ आ रही है कहानी समझ में? तो ओव्यूलेशन नहीं करवाना, ओव्यूलेशन नहीं कराना यानी कि एफएसएच नहीं रिलीज होना चाहिए। तो ये एफएसएच रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी। पर किसके कहने पे करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ने खुद चेक कर लिया, नो बॉस अभी ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, तैयारियां हो रही है, तो अभी एफएसएच नहीं निकलेगा, ओव्यूलेशन नहीं कराना है, देयर बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। अब आया कुछ समझ में कि जब प्रेगनेंसी का टाइम रहता है तो बॉडी खुद ही ओव्यूलेट करना बंद कर देती है। जो 9 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड है उसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन निकलता जा रहा है। तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा? अभी जीएनआरएच नहीं निकालना है, क्योंकि अगर मैंने इंस्ट्रक्शन दी पिट्यूटरी को तो वो एफएसएच और एलएच निकालने लगेगा। एफएसएच के चक्कर में ओव्यूलेशन होगा, पर अभी तो जगह ही नहीं, ऑलरेडी जो कंटेनर है वो ऑलरेडी कोई लेके बैठा है ना, कंटेनर में ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, एम्ब्रियो बैठा हुआ है और कोई नहीं बैठा है। ठीक है, चलो, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यही प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, आगे, इट ऑल्सो अलाउज द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस टू प्रोलिफरेट एंड टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं एंडोमेट्रियम पे। इट इज द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, इट इज रिच इन ग्लैंड्स एंड अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू प्रिपेयर इटसेल्फ फ्रॉम द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये वही लेयर है, याद करो मैंने बताया था, ये वही एंडोमेट्रियम की लेयर है जो हर 15 डेज में हर एक जो फीमेल प्यूबर्टी में हिट कर रही है उसकी बनती जाती है, फिर धोखा हो जाता है। धोखा मतलब किसको होता है धोखा? बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन इतना रिलीज हुआ, कुछ मिला नहीं, नो फर्टिलाइजेशन, तो यूट्रस को एक तरीके से धोखा ही मिला ना कि नो फर्टिलाइजेशन नो इम्प्लांटेशन। तो अब क्या किया जाए? बस ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर जमा की है इतने दिनों से, चलो इसको क्या करें? निकाल के बाहर फेंके, तो उसी को हम मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं। ठीक, मतलब सोचो जरा कितना मतलब पेनफुल चीज है। ऐसा जस्ट इमेजिन करके देखो, मैं बोले कि जैसे तुम अच्छे ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि वो पेन कितना ज्यादा एकदम डेंजरस तो नहीं बोल सकते, कितना एक्सट्रीम होता है। सपोज करो एक ब्लड की पूरी लेयर जम रही है तुम्हारी बॉडी के ऊपर, ठीक है, और अब मैं बोलूँ वो चीज जिंदा है, ठीक है, और उसको खींच के निकाल दो, तो ये जो चीज है वो हर महीने एवरी फीमेल, तुम्हारी ब्रदर नहीं, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी मदर, सारे लोग जितने भी तुम अपने आसपास फीमेल्स को जानते हो, ये चीज होती है उनमें, तो कितनी पेनफुल होगी। ठीक, तो वापस आ जाते हैं तो एंडोमेट्रियम लेयर पे। तो यही एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो रही है? वापस हेल्प कर रही है इम्प्लांटेशन में। प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में क्या हो रही है? थिक हो रही है, प्रिपेयर कर रही है खुद को, प्रोलिफरेट कर रही है इम्प्लांटेशन के लिए। और जब इम्प्लांटेशन नहीं होता, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हुआ? हर मंथ में बाहर निकल गई, टूट के बाहर निकल गई। एक और चीज, जब भी यूट्राइन कैंसर होता है तो बेसिकली यही एंडोमेट्रियम की लेयर की जो थिकनेस है उसको देखते हैं। हमेशा इवन थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की। अगर किसी जगह बहुत ज्यादा है, किसी जगह ऐसा लंप टाइप बनाए, सिस्ट टाइप बनाए या फिर ट्यूमर टाइप बनाए, इसका मतलब कैंसर के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में अगेन उस पेशेंट की हिस्ट्री देखी जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जाता है कि क्या किया जाए, यूट्रस का रिमूवल किया जाए या फिर कीमोथेरेपी दी जाए, जो भी है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। तो अगर किसी को मतलब तुमने देखा होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि जांच करनी, तो वो जांच में बेसिकली क्या करते हैं, सोनोग्राफी अगर हो भी रही है तो उसमें भी वो क्या चेक करें? एंडोमेट्रियम की लेयर की थिकनेस चेक करते हैं। हमेशा एक पर्टिकुलर, देखो हमारी बॉडी में हर चीज पर्टिकुलर चीज पे सेट है, उतनी ही होनी चाहिए, उससे ना कम ना उससे ज्यादा, दोनों केस में गड़बड़ है। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही तो वो बेसिकली क्या चेक करते हैं सोनोग्राफी में भी कि एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस कितनी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 नहीं C देख लेते हैं। एक्रोसोम पूछा है,
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चलो देख लेते हैं। इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के हेड के सामने वाले पोर्शन में, एंटीरियर यानी कि आगे, ऐसे याद रखो, एंटीरियर यानी आगे, पोस्टीरियर यानी पीछे, तो ऐसे याद करने का तरीका, तो याद रखना है कि स्पर्म के हेड के सामने वाले पोर्शन में क्या है, एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, एंजाइम है, कौन सा, हाइलुरोनिडेज, ठीक है, जो क्या करेगा, बेसिकली जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। चलो देख लेते हैं। विच हाइड्रोलाइजेस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग, thereby helping the sperm to penetrate the egg at the time of fertilization। ठीक, चलो मूव करते हैं स्पर्म टेल पे। इट इज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्पर्म दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, बेसिकली स्विमिंग करने में हेल्प कर रहा है, पर कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं फिम्ब्रिये पे। दे आर फिंगर लाइक पोजीशन, देखो मैंने याद भी ऐसे ही करवाया, फिंगर लाइक पोजीशन जिसका काम क्या है, कैच करना। क्या कैच करना देख लेते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द ओवेरियन एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन विच इज फैसिलिटेटेड बाय द बीटिंग ऑफ द सीलिया। तो ये वाली लाइन जरूर और ऐड कर देना, क्योंकि ऐसे ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो कैसे हुआ होगा, पक्का कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस होगा वहां पे, ठीक है। चलो सीलिएटेड एपिथेलियम होगी वहां पे, आई बात समझ में। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट ईच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू। अब एक एक करके अपन को डिस्कस करना है। पहले तो ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है तो ठीक, फॉल्स है तो क्या गड़बड़ है, ये आइडेंटिफाई करना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल, याद करो दो टाइप के सेल्स होते हैं, तुम पढ़ चुके हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कौन कौन से? सबसे पहले एक को बोलते हैं हम सर्टोली सेल, जो नर्व सेल होती हैं, जिनका काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, और दूसरे को बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल, वो प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। तो ये सेंटेंस क्या है, गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है देख लेते हैं। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल्स, एंड्रोजन ये मतलब फॉल्स है ना, नहीं तो बोलोगे मैम ये क्या लिखा है, ये पहला स्टेटमेंट लिखा है और लिखा है गलत है। क्या गलत है, ये वर्ड गलत है। एंड्रोजन आर प्रोड्यूस बाय लिडिक सेल, उसी का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल, फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं इसी के बी पार्ट पे। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, ये तो अभी मैंने बोला कि दो टाइप के सेल होती है, एक का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो ये तो सेंटेंस क्या है, ट्रू है ना, मतलब ट्रू है। चलो तो स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल। अगला देख लेते हैं। लीडिक सेल आर फाउंड इन ओवरी, अरे यार कितना गंदे क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में। अभी हमने डिस्कस किया टेस्टिस में, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल्स होते हैं, इतना बोल रहे हैं। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक को सर्टोली बोलते हैं, एक को लिडिक बोलते हैं, और वो आप बोल रहे हैं कि लिडिक सेल कहाँ मिल रही है, ओवरी में मिल रही है। नहीं, टेस्टिस वहां पे भी मोर प्रीसाइजली कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये तो गंदा क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, और आया तो तुम लोग तो यूं सॉल्व कर लोगे। चलो तो देख लेते हैं। सी लिडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, ये स्टेटमेंट गलत है। प्लीज मैं सही नहीं बोल रही, मतलब मैं सही बोल रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, नहीं तो बोलोगे मैम ये तो गलत है, अपन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ओवरी वर्ड गलत लिखा हुआ है। लिडिक सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। हुआ क्लियर? मूव करते हैं डी पार्ट पे। लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन। अब हाँ ये सही है, क्यों? क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ा था कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कौन बनाता है, इंटरस्टिशियल सेल, और इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम क्या है, लिडिक सेल। तो जो डी वाला है वो क्या है, सही है। लिडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, एकदम सही। ठीक, वापस मूव करते हैं ई वाले पोर्शन पे। oogenesis, अब जल्दी बताओ। ऊ यानी कि ओवम, जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन। याद करो, मैं बार बार बता रही हूं, अगर डिफरेंस आता ही है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंस, प्लीज ये पॉइंट लिख के मत आना। oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एक साल जब हम कॉपी चेक करने गए थे तो वहां पे मेंशन किया गया था सीबीएसई की इसमें कि इसको
मतलब देखो वापस वही है कि सीबीएसई से कैसे की मतलब आंसर की या ब्लूप्रिंट आता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पर बहुत बार ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ये तो खुद नाम ही वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको डिफरेंस में कंसिडर नहीं करना है। डिफरेंस बहुत सारे हैं और इसके अलावा बहुत सारे, तो उनको कंसिडर करना है। ठीक, फिर भी बोलोगे मैम दिल है कि मानता नहीं, आदत ही है लिखने की, लिख दो, पर उस पॉइंट को अपने मन के लिए लिख दिया तुमने, खुद भी काउंट मत करना उनको नंबरिंग में। ठीक, चलो, तो oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम। बोला जा रहा है कि जो oogenesis है वो कहाँ होती है? कॉर्पस ल्यूटियम में। अरे कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं होती बाबा, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब एक ग्राफिन, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल ओवम निकाल देता है। अब जो खाली कंटेनर बच गया उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं। oogenesis क्या कॉर्पस ल्यूटियम में हो रही है? गलत गलत गलत। तो oogenesis कहां पे हो रही है? ओवरी में। याद करो सारी कहानी स्टार्ट कहां से होती है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये सब कुछ हो कहां पे रहा है? ओवरी के अंदर। और ये सारी स्टेज किस चीज की है? oogenesis की है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ओवरी, ना कि कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इज अ रिजल्ट ऑफ ओव्यूलेशन। ये बोलना ज्यादा सही है कि एक बार ओव्यूलेशन हो जाने के बाद ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक, चलो मूव करते हैं एफ वाले क्वेश्चन पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहा जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। बिल्कुल सही। ठीक है, क्यों सही? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को करवाने के लिए कौन से हार्मोन का रुकना इंपॉर्टेंट है? मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इनिशिएट कराना है, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं समझते, ऐसे समझते। बताओ प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते थे? बोलोगे मैम प्रोजेस्टेरॉन। क्यों निकल रहा है? मैम इस उम्मीद में निकल रहा है कि शायद फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, शायद जाइगोट फॉर्मेशन हुआ होगा, शायद एम्ब्रियो बन के आएगा, एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांट होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा जब तक एंडोमेट्रियम की लेयर थिक हो जाएगी, अच्छे से एकदम होल्ड कर लेगी, और फिर पूरा 9 मंथ का प्रेगनेंसी कैरी ऑन होगा। ठीक, अब मैंने बोला कि अगर मैंने वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रोक दिया, ठीक, मैंने जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सप्लाई रोक दिया, तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर मेंटेन करने वाला तो रुक गया, तो ये एंडोमेट्रियम क्या हो गया? निकल जाएगी। ठीक, मतलब हम बोल सकते हैं। और प्रेगनेंसी में तो भैया हमें कोई चीज बाहर नहीं निकालनी है, जो अंदर चीज है, एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है, उसको 9 महीने अच्छे से होल्ड करके रखना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करना है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं करवानी है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं करवानी है, यानी कि एंडोमेट्रियम लेयर को बहने से बचाना है, रोकना है। अगर इसको बहने से बचाना है तो इसको मेंटेन करने वाला कौन है? मेंटेन करने वाला प्रोजेस्टेरॉन। उसको निकलते रहना है निकलते रहना है निकलते रहना है। तो वो क्या बोला जा रहा है? तो मतलब आई बात समझ में? तो उन्होंने बोला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एकदम सही है। इफ इन केस, देखो, इफ इन केस मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, ठीक है, तो ये किस कंडीशन में हो सकता है? हो सकता है एबॉर्शन हो रहा हो। ठीक है, मतलब अभी 3rd मंथ चल रहा है। अच्छा एक और चीज मैं बता देती हूँ कि अगर ट्राइमेस्टर रहता है, ट्राइमेस्टर यानी 3 के सेट्स को बोलते हैं। 1st, 2nd, 3rd मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फिर 4th, 5th, 6th को सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और फिर आखिरी वाले को लास्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले मंथ में इन केस, ठीक है, प्रेगनेंसी हो रही है, पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? अबॉर्शन हो गया। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आ गई तो बट ऑब्वियस एम्ब्रियो रह नहीं पाएगा, निकल जाएगा, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे हम? अबॉर्शन। उसके बाद अगर बीच वाले 3 में यही सेम चीज हुई तो अबॉर्शन तो है, पर उसको हम बोलेंगे स्टिल बॉर्न। क्या बोलेंगे? स्टिल बॉर्न। ठीक, उसके बाद ये भी अबॉर्शन ही है। अच्छा एक और चीज कि लीगली अबॉर्ट कराना जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स हैं वो कब तक है? फर्स्ट 3 मंथ्स तक ही है, उसके बाद इट्स रिस्की, तो और मना किया हुआ है अबॉर्शन के लिए। ठीक है, तो अगर इन केस सपोज कपल ने कंसीव कर लिया और ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी नहीं चाहिए, अगर अभी कपल रेडी नहीं है, या फिर किसी एक्सट्रीम केस में प्रेगनेंसी हो गई है, जैसे रेप केसेस हो गए, या फिर हो सकता है कि कंसीव तो हो गया पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स निकल आए हैं, तो इन केसेस में टेस्ट कराए जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके अबॉर्शन किया जाता है। ठीक, चलो, और अगर आखिरी वाले मंथ में इन केस बेबी हो गया, मतलब पूरा जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं कर पाया, पार्चुरेशन हो गया, ठीक है, पार्चुरेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, ठीक, और अगर बेबी जिंदा रह गया तो वो कैसा है? तो उसको हम प्रीमेच्योर बेबी बोलेंगे। ठीक है, चलो,
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हाँ बिल्कुल रुक जाती है क्या, प्रेगनेंसी के टाइम पे। आखिरी वाला पार्ट देख लेते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। वो बोल रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ हाइमेन होना या ना होना कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। तो बिल्कुल सही, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हाइमेन मतलब क्या, सिर्फ एक पतली सी मेम्ब्रेनस लेयर है, ठीक, जो बहुत डेलिकेट होती है। अगेन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेल रहा है, स्विमिंग कर रहा है, मार्शल आर्ट्स खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, अगेन पर्सन टू पर्सन के बॉडी के एनाटॉमी के अकॉर्डिंग वो हाइमेन ब्रेक हो सकती है, जरा से जर्क से भी ब्रेक हो सकती है। तो दैट इज नॉट एट ऑल एन इंडिकेटर, बिल्कुल भी इंडिकेटर नहीं है कि सेक्सुअली एक्टिव है या सेक्सुअल एक्सपीरियंस है कि नहीं, ठीक। बहुत पहले ये वाला एक मिथ होता था कि अगर किसी गर्ल के अंदर मतलब हाइमेन अभी भी प्रेजेंट है, यानी कि वो प्योर वाला जो कैटेगरी वो माना करते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी पढ़ाई की जरूरत है। ऐसे अगर लोग अभी भी कोई तुम्हारे आसपास ऐसे कोई बकवास करता है तो प्लीज बताओ कि हाइमेन एक कुछ नहीं, एक सिंपल सी पतली सी मेम्ब्रेन है जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से टूट सकती है। हुआ क्लियर इतना? चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतने देर से यही बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लो क्वेश्चन आ गया। तो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? कुछ नहीं, हर मंथ में जो ब्लीडिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर टूट के बाहर आती है, उसी को और कुछ नहीं बल्कि मेंस्ट्रुअल ब्लड या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जनरली एक साइकिल 28 डेज से लेके 30 के डेज के बीच में एवरेज मानी जाती है। अगेन डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 2 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले को बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज, बाकी को बोल दूसरे वाले पार्ट को बोल सकते हैं ल्यूटियल फेज। जो फर्स्ट अगर 30 डेज की साइकिल है तो फर्स्ट 15 डे मतलब 1 से लेके 14 डे तक उसको हम फॉलिकुलर फेज बोलेंगे, क्योंकि FSH हार्मोन रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी से, ठीक है, जो क्या करा रहा है, फॉलिकल का स्टिमुलेशन करा रहा है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और जब 15th डे आया तो LH वापस कहां से, पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, और LH की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से क्या निकल गया, ओवम निकल गया। अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा क्या, लूटियल फेज। अब जो बच गया खाली डब्बा नहीं मतलब खाली ग्राफियन फॉलिकल, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस लूटियम, ठीक। अब वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लेयर को जमाता चलेगा। पर जैसे एक टाइम आएगा जब पता चलेगा बॉडी को कि अरे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है बॉस, धोखा मिल गया है ना, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होने वाला, तो बस फिर क्या हुआ, बस निकालो, अब जो एंडोमेट्रियम की लेयर जमी है उसको निकाल के तोड़ के बाहर फेंको, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। चलो देख लेते हैं आंसर। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिक change that takes place inside the female reproductive tract in primates। तो ये कुछ जो वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूं, इतने तो आंसर में होने ही चाहिए, ठीक है। क्या है, एक सीरीज ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। द होल साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज टू कंप्लीट। अगेन एक एवरेज लेके लिया है उन्होंने, ठीक है। द एंड ऑफ, अगर सपोज 28 डेज की साइकिल है तो मिड डे कौन सा हुआ, 14th डे, तो उस दिन क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो ओव्यूलेशन के पहले फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन के बाद में लूटियल फेज, ठीक। द एंड ऑफ द साइकिल इज accompanied by the breakdown of uterine endothelium, ठीक है, एंडोथीलियम लेयर which get released in the form of blood and mucus through the vagina. This is known as menses, ठीक। The follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH, estrogen and progesterone are the various hormones that regulate the menstrual cycle. The level of FSH and LH secreted from the anterior pituitary gland increase during the follicular phase. FSH secreted under the influence of RH releasing hormone। अभी इन्होंने शॉर्टकट लिखा है, नहीं तो करेक्ट नेम क्या है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किससे निकला, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड से, नाम बताओ, हाइपोथैलेमस। आगे, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ अ प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल। कहानी यही खत्म हुई क्या, नहीं, अभी और बाकी है। क्या बाकी है, देखो, द लेवल ऑफ LH इंक्रीज ग्रेजुअली लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। ये भी याद रखना है, ईस्ट्रोजन इनहिबिट द
secretion of FSH and stimulate the secretion of LH। मतलब सोचो जैसे ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, ग्रोथ होने लगी फॉलिकल की, तो फॉलिकल ने बोला चलो जब तक मैं ग्राफियन फॉलिकल हूं मैं रिलीज करता हूं ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एफएसएच को बंद करवाएगा और बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, हाँ भैया माहौल बन गया है, अब एलएच निकालो। मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल में से बाहर कौन निकलेगा? ओवम निकलेगा। देखो, इट ऑल्सो कॉजेज द थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, द इंक्रीज लेवल ऑफ एलएच causes the rupturing of the Graafian follicle and release the ovum into fallopian tube. The ruptured Graafian follicle change to corpus luteum and start secreting progesterone। तो याद रखो corpus luteum ही क्या secrete कर रहा है? progesterone, जिसको pregnancy hormone भी बोलते हैं। During the luteal phase, progesterone hormone help in the maintenance and preparation of endometrium for the implantation of the embryo। High level of progesterone hormone in the blood decreases the secretion of LH and FSH, therefore inhibiting further ovulation। ठीक हुआ क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं 2-3 बार अलग अलग तरीके से, इसलिए ज्यादा मैं टाइम नहीं ले रही उसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने अगर फिर भी बोलोगे नहीं मैम फिर भी डिस्कस करना है, चलो कर लेते हैं। तो अगर कहानी शुरुआत से शुरू की जाए तो क्या हुआ? हाइपोथैलेमस ने बोला अब समय आ गया है, क्या समय आ गया है कि चलो प्यूबर्टी में एंटर किया जाए। तो उसने बोला चलो मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ GnRH के फॉर्म में, जो इन्होंने क्या लिखा है RH के फॉर्म में, ठीक है। फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, इंस्ट्रक्शन किसको गया? पिट्यूटरी को गया। पिट्यूटरी का नाम मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस का नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर लिया, उन्होंने बोला ठीक है प्यूबर्टी में एंटर करना है तो अब क्या किया जाए? 2 हार्मोन्स रिलीज होंगे। कौन कौन से? FSH और LH, पर इकट्ठे दोनों नहीं रिलीज होंगे, पहले FSH रिलीज होगा। FSH रिलीज हुआ कहाँ पे? ब्लड में। घूमते घूमते कहाँ पहुंचा? ओवरी के पास पहुंचा। ओवरी के पास पहुंचने के बाद बोला बॉस फॉलिकुलर स्टेज स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब प्राइमरी फॉलिकल चेंज होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी होगा चेंज टर्शरी में, टर्शरी चेंज होगा तुम्हारे ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल ने बोला ना मैं तो एक और हार्मोन निकालूंगा जिसका नाम क्या है? ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन निकलने लगा, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन ने क्या किया? उसने जैसे ही रिलीज हुआ उसने बोला एक काम करता हूँ, मैं वापस ब्लड में निकला तो मैं थोड़ा घूमते घूमते कहाँ पहुंचता हूँ? ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, मतलब वहां भी काम कर रहा है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी थिक करना स्टार्ट किया, मतलब मैं एक और काम करके आता हूँ ऊपर से, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला बॉस यहाँ तैयारी हो चुकी है, बस तुमको आना पड़ेगा, LH को भेजना पड़ेगा ताकि वो ग्राफियन फॉलिकल क्या करे? रप्चर कर जाए और उसमें से कौन निकले? ओवम निकले। बस LH निकला, LH आया वापस ब्लड में गया, घूमते घूमते कहाँ पहुंचा? ओवरी के पास। ओवरी के पास भी मोर स्पेसिफिकली किसके पास पहुंचा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। हो गया 14th डे, अगर 28 डेज के साइकिल मान के चल रहे हो। अब उसमें से क्या हुआ? रप्चर हुआ और कौन निकल गया? ओवम निकल गया। अब जो खाली डब्बा बच गया उसको हमने क्या बोलने लगे? कॉर्पस लूटियम। इसने बोला मैं भी एक हार्मोन रिलीज करूंगा, मेरे हार्मोन का नाम होगा प्रोजेस्टेरोन, जो मैं मेंटेन करूंगा और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करूंगा और तैयार करूंगा प्रेगनेंसी के लिए, मतलब इम्प्लांटेशन हो सके। ठीक, अब क्या हुआ? बस अब ये मान के चलने लगे, पर जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ नहीं तो बेचारे प्रोजेस्टेरोन को मिल गया धोखा, उसने मिलाया हुआ नहीं, चलो बंद करो, ठीक है, प्रोडक्शन बंद करो। तो जैसे ही प्रोडक्शन बंद हुआ, एक्चुअली प्रोडक्शन नहीं बंद होता, वहां से वापस FSH रिलीज हो जाता है और वापस FSH साइकिल स्टार्ट होने लगती है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होने लगता है ताकि ओव्यूलेशन हो, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ड्रॉप हो जाता है। बस जहां ड्रॉप हुआ तो जो पहले से जमी थे एंडोमेट्रियम लेयर वो बाहर आ गई, ठीक, थ्रू वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट इज पार्चुरेशन? तो पार्चुरेशन यानी कि कॉमन में जो बोलते हैं ना डिलीवरी की डेट आ गई है, तो डिलीवरी की डेट नहीं बाबा, जोमेटो से कोई डिलीवरी नहीं आ रही है। यहाँ पे बेबी बाहर आने की जो प्रोसेस है उसको हम थ्रू वजाइना, थ्रू बर्थ कैनाल, उसको हम क्या बोलते हैं? पूरा 9 महीने जेस्टेशन पीरियड के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। 2 हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, विच हार्मोन आर इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन? तो 2 हार्मोन। बहुत बार ये हार्मोन ढंग से सही क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करते, तो जो गायनिक रहते हैं उनको बाहर से इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसको हम पिटोसिन भी बोलते हैं उस इंजेक्शन को। ठीक है, चलो होता ऑक्सीटोसिन ही है। चलो तो अच्छा, ये हार्मोन क्या करते हैं? कुछ नहीं, जो पेल्विक मसल्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लूज करते हैं, ताकि अच्छे से बेबी बाहर आ सके।
ठीक, चलो पार्चुरेशन हो सके। देख लेते हैं आंसर। पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी एज अ डेवलपमेंट ऑफ फीटस गेट कंप्लीटेड इन द मदर वूम। 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड था, कंप्लीट हो गया। ठीक, द हार्मोन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो पेल्विक की जो स्मूथ मसल्स है, जो इनवॉलेंट्री मसल्स है, उनको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। मायोमेट्रियम मतलब जो मिडिल वाली लेयर है, देखो एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जिसमें स्मूथ मसल्स है तो उसको रिलैक्स करेगा, जैसे रिलैक्स करेगा तो सारी मसल्स लूज हो जाएंगी और बेबी बाहर। देखो, विच डायरेक्ट द फुल टर्म फीटस टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल। ठीक है, on the other hand, relaxing hormone causes relaxation of pelvic ligaments and prepare the uterus for childbirth। तो ये याद रखने हैं, दोनों एक्शन एक जैसे ही कर रहे हैं पर थोड़ा सा फंक्शन अलग है। तो ऑक्सीटोसिन किस पे काम कर रहा है, ये याद रखना है। ऑक्सीटोसिन काम कर रहा है स्मूथ मसल्स पे, मायोमेट्रियम पे। ठीक है, जिससे जो बेबी वो डायरेक्ट किस तरफ जाएगा, बर्थ कैनाल की तरफ जाएगा। और रिलैक्सिन क्या कर रहा है, पेल्विक लिगामेंट्स को लूज कर रहा है ताकि चाइल्ड बर्थ हो सके। हुआ क्लियर? चलो, ये आता है क्वेश्चन, ये 2 मार्कर में आ जाता है, यानी कि सेक्शन बी का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चलो किस फॉर्म में देंगे, वो पूरी कहानी बताएंगे कि डिलीवरी में प्रॉब्लम आई, ये हुआ वो हुआ, तो डॉक्टर ने उठा के एक इंजेक्शन लिया और इंजेक्ट कर दिया। अब बताओ वो जो इंजेक्ट किया वो उसमें कौन सा हार्मोन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, मतलब इतना डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, वो पूरा दुनिया भर की कहानी बताएंगे कि सीता थी, 9 मंथ के प्रेग्नेंट थी, ये हुआ वो हुआ, उसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आने लगी, वो उसके बाद डॉक्टर ने उसको इमरजेंसी वार्ड में ले गया। लिटरली ऐसे ही सब लिखा रहता है। और एक इंजेक्शन लगाया गया, या फिर ऐसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, कौन से हार्मोन का इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि चाइल्ड बर्थ नॉर्मल हो सके या पार्चुरेशन नॉर्मल हो सके। तो उसमें आएगा तुम्हारा आंसर ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। ठीक, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन अ सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट। अब ये तुम्हें पता है, ये तुम बचपन से 10th में भी पढ़ा था, जो जेंडर डिटर्मिनेशन वाला थोड़ा सा फिर से इस चैप्टर में है, 5th वाले चैप्टर में फिर से आएगा, थोड़ा सा 4th चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी थोड़ा सा मेंशन किया गया है इसके बारे में। तो वापस जो हमारे क्रोमोसोम्स है, अब कहानी मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रही हूँ, पता है तुमको फिर भी बता रही हूँ। कितने क्रोमोसोम है ह्यूमन में, तो बोलोगे मैम 46। इसी को बोलने का दूसरा तरीका 23 पेयर जरूर बोलना है। अच्छा, इनमें से 2 कैटेगरी है, हाँ 2 है। एक को हम बोल सकते हैं क्या, ऑटोजोम्स, जिसमें क्या आता है क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 22 तक। और आखिरी वाला पेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जो क्या करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इंसान का जेंडर डिटरमाइन करता है, जो 23rd नंबर का क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब फीमेल्स में, मैं फीमेल्स के ऐसे सिंबल यूज करते हैं, वही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं, दोनों में 2-2 होते हैं। फीमेल्स में दोनों सेम होते हैं, जो होते हैं एक्स और एक्स, और मेल्स में क्या रहते हैं, दोनों अलग अलग हेट्रोजाइगस नेचर शो करते हैं, मतलब एक एक्स होता है एक वाई होता है। ठीक, अब जब ये क्या है, ये डिप्लॉयड कंडीशन है, 2n कंडीशन है, ये भी 2n कंडीशन हुई। ठीक, अब इसको गैमीट्स बनाने, तो बट ऑब्वियसली इसका डिप्लॉयड का हैप्लॉयड किया जाएगा n। अब जब दोनों ही सेम हैं तो वो फीमेल तो अपनी अगली जनरेशन में एक्स ही क्रोमोसोम देगी ना, बट यहाँ पे मेल के पास दोनों अलग अलग है, तो इसके 50% चांस है कि एक्स क्रोमोसोम दे, कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम रहेगा, कुछ स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम रहेगा। ठीक, अब देखो, अब स्पर्म कैरी करके आ रहे, 50% स्पर्म कैरी करके आ रहे हैं एक्स क्रोमोसोम, 50% स्पर्म कैरी करके आ रहे हैं वाई क्रोमोसोम, पर बेचारे हमारे ओवम के पास तो एक्स क्रोमोसोम ही है, सिर्फ एक्स है क्या, नहीं 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम है। वही इनमें 22 प्लस एक्स 50% में, और 22 प्लस वाई एक्स क्रोमोसोम है। अब ये तो डिसाइड किस्मत पे है ना, वो तो प्रोबेबिलिटी, वो तो चांस पे है कि 2 करोड़ स्पर्म में से सबसे सामने कौन सा है जिसमें एक्स है या वाई है, वो जाके फर्टिलाइज होगा। तो यहाँ पे जो जेंडर डिसाइड करने वाली जो जिम्मेदारी है, या जेंडर डिसाइड करना एक्चुअली किसके हाथ में है, मेल के हाथ में। और देखो, मेल के हाथ में मतलब मेल डिसाइड कर रहा है कि अगली वाली जनरेशन मेल होगी कि फीमेल होगी। अगेन डिपेंड करेगा कि क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेके जा रहा है कि वाई क्रोमोसोम। पर एक और चीज बता दूं, मेल के भी हाथ में नहीं, ऐसे नहीं करता था, वो सोच नहीं इस बार तो एक्स वाले बनने चाहिए, नहीं इस बार तो वाई वाले बनने चाहिए। ये किसी के हाथ में नहीं है, वापस ये नेचर का लॉ है, ये प्रोबेबिलिटी वाला चांस है। ठीक,
तो टेक्निकली देखा जाए तो किसी के हाथ में नहीं, और अगर और जीनोटिपिकली देखा जाए, जीनोटाइप वाइज, तो फीमेल के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। जो डिसाइड करने वाला हेट्रोगैमेटी शो कौन कर रहा है? मेल ही शो कर रहा है, क्योंकि इसके पास 2 टाइप के गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, फीमेल के पास तो एक ही टाइप का गैमेट फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का भी है। अगले चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी थोड़ा सा मेंशन किया गया है, और उसके अगले चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक्स में फिर से मेंशन किया गया है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंडर। ठीक, तो चलो देख लेते हैं आंसर। ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आप 23 पेयर बोलो या 46 बोलो, ठीक, पर 23 पेयर पूरा बोलना पड़ेगा। ह्यूमन मेल हैव 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड कंटेन 1 और 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। दे आर ईदर एक्स और वाई, मतलब मेल में एक्स एंड वाई दोनों होता है। On the contrary, human female have 22 pair of autosome and contain only X sex chromosome, पर 2 कॉपी में, homozygous condition. The sex of an individual is determined by the type of a male gamete, X or Y, which fuses with the X chromosome of the female. In the fertilizing sperm, if the fertilizing sperm is X, then the baby will be a girl, क्योंकि फीमेल के साइड से तो X ही आया। अब मेल में से जो 50-50 डिवाइड हुआ है, अगर यहाँ से X आ गया तो गर्ल हो गई, मेल की साइड से अगर Y वाला स्पर्म आ गया तो XY में यानी कि बॉय हो गया। ठीक, then the baby will be boy. Hence it is incorrect to blame a woman for the gender of the child. हुआ क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? देखो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं कितने एग्स रिलीज होते हैं। एक ही एग रिलीज होता है पर मंथ, वो भी अल्टरनेट ओवरी से। अगर इस महीने राइट ओवरी से रिलीज हुआ है तो अगले महीने लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा, ऐसे अल्टरनेट मंथ होता है। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों में चेंज दिख जाता है, तो कभी कभी दोनों ओवरी से एक साथ 2 ओवम निकल जाते हैं। तो याद रखो हमारे पास कितने स्पर्म्स है? 2 करोड़, और एग कितने हैं? 2। तो इस केस में ट्विंस हो सकते हैं, पर ये ऐसे ट्विंस रहेंगे जो एक दूसरे जैसे नहीं दिखेंगे, कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि 2 ओवम थे। पर वही अगर एक ओवम फर्टिलाइज हो गया और फिर उसका क्लीवेज हुआ और वो 2 अलग अलग सेल में डिवाइड हो गए, तो ये कैसे ट्विंस बनाएंगे? आइडेंटिकल ट्विंस, एकदम एक जैसे। ठीक है, क्योंकि उनका जीनोटाइप तो सेम ही है। चलो आगे देख लेते हैं। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज इफ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विन? लो हमने अभी डिस्कस कर लिया, आइडेंटिकल ट्विन के केस में एक ही ओवम रिलीज हुआ, ठीक है, वही फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बन के जो उसको खुद डिवाइड करके एक न्यू इसमें फॉर्म होना चाहिए, उसने खुद का ही क्लीवेज करके वापस 2 सिंगल सेल बना दिए। और मतलब देखो एक सेल का 2 सेल बनता है, पर वो एक साथ ही रहता है, फिर फर्दर डिवाइड होता रहता है। यहाँ क्या हुआ? 2 में डिवाइड हो गया, अब ये इंडिविजुअल अलग होगा, ये इंडिविजुअल अलग डिवाइड करेगा। ठीक, would your answer change if the twins born were fraternal? अब वो पूछ रहे कि fraternal यानी कि नॉन आइडेंटिकल होते तो क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता? ऑफ कोर्स हो जाता, क्योंकि वहां पे 2 ओवम का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, चलो देख लेते हैं आंसर। An ovary release an egg every month. एक egg रिलीज होता है हर मंथ में. When 2 babies are produced in succession, they are called twins. Generally, twins are produced from a single egg. याद रखो, single egg से जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सिंगल एग बाय द सेपरेशन ऑफ अर्ली ब्लास्टोमियर. ब्लास्टोमियर हम किसको बोलते हैं? सेल्स को बोलते हैं. कौन से सेल्स को बोलते हैं? जब जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है, क्लीवेज करना स्टार्ट करता है. किसमें? पहले 1 सेल का बना, 2 सेल, 2 सेल का बना, 4 सेल, 4 सेल का बना कौन सा? 8 सेल. तो ये जितने भी सेल डिवाइड हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर. पर जैसे ही कहानी 8 सेल से 16 सेल के बीच में आ गई तो उसको हम क्या बोलने लगेंगे? मोरुला. ठीक, उसके बाद और डिवाइड होगा, उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट. वो कहां जाएगा? लुढ़कते लुढ़कते कहां जाएगा? यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ऊपर जाके इम्प्लांट कर लेगा. हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं. तो आगे क्या लिखा है? एज ए रिजल्ट द यंग वन फॉर्म विल हैव सेम जेनेटिक मेकअप एंड थस कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन. क्योंकि एक ही एग है, मतलब एक ही ओवम है, स्पर्म हुआ, फ्यूजन हुआ, क्लीवेज हो गया, 2 में सेपरेट हो गया, तो जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप तो सेम है. जीनोटाइप क्या? जीनोटाइप सेम है, तो जब वो पैदा होंगे तो फिनोटाइप भी सेम रहेगा. हर चीज सेम होगी सिर्फ बिहेवियर को छोड़ के, क्योंकि बिहेवियर जो चीज है वो एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं. इफ द ट्विंस born are fraternal, they would have developed from 2 separate eggs, मतलब non identical twins. ठीक है, this happens when 2 eggs, one from each ovary, are released at the same time and get fertilized by 2 separate sperm. Hence the young one develop will have separate genes and are therefore called non identical twins या फिर fraternal twins.
हुआ क्लियर इतना? अब जैसे रहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, भाई बहन रहते हैं, वो बोलते हैं हम ट्विंस हैं। अब तुम लोग सोचोगे अलग अलग तो दिखते हो, कैसे ट्विंस हुए? तो वो जो अलग अलग दिख रहे हो, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है, वो इस कैटेगरी में। ये लोग जीनोटाइप में भी अलग है, फिनोटाइप में तो खैर अलग ही है, पर हाँ, जब दो ट्विंस एकदम एक जैसे दिख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल ट्विन, क्योंकि वो एक ही जाइगोट का फर्दर क्लीवेज होके उससे डेवलप हुए हैं। ठीक है, चलो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, चलो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन एनसीईआरटी का 21। How many eggs do you think were released by the ovary of a female dog which gave birth to 6 puppies? तो ये तुम्हारी बुक में दिया नहीं है, पर एक ऐसा एक्स्ट्रा दिया है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है, एकदम चैप्टर नंबर 1 में जरा सा मेंशन किया हुआ है बस उसके बारे में, पर उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं। डॉग्स एंड रोडेंट्स आर पॉलीओव्यूलेटरी स्पीशीज, मतलब जैसे हम मोनोओव्यूलेटरी हैं, हम मोनोओव्यूलेटरी मतलब एक महीने में ओवरी से एक ही एग निकलेगा, पर डॉग्स और जो रोडेंट्स है वो कैसे है? पॉलीओव्यूलेटरी, मतलब एक ओवरी से बहुत सारे ओवम्स रिलीज होंगे। इन दीज स्पीशीज मोर देन वन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, हेंस 6 eggs वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग टू प्रोड्यूस 6 puppies। हुआ क्लियर? मतलब देखो, तुम सीधा सीधा लॉजिक लगा लो, जिन एनिमल्स का पूरा जेस्टेशन पीरियड हो जाता है और 4-5 या ज्यादा पपीज पैदा हो रहे हैं, मतलब उतना ओव्यूलेशन हुआ, उतना ओव्यूलेशन में उतना एग रिलीज हुए, ओवम रिलीज हुए। ठीक, अब जैसे हाथी का केस देख लो, एक ही जो बेबी हाथी है ना, वो प्रोड्यूस होता है, मतलब वो भी समवॉट हमारे जैसे ही फॉलो करता है, मोनो ओव्यूलेटरी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा डिस्कशन एनसीईआरटी का पार्ट 2 खत्म। तो हम क्या करेंगे, जितना भी पुराना इस चैप्टर से रिलेटेड है जाके रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते रहो, हर तीसरे दिन रिवाइज करो, स्टार्टिंग में हर सिर्फ संडे टू संडे रिवाइज करो, पर बाद में इसी की स्पीड को ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि अब जो सीबीएसई का लेवल है, सैंपल पेपर से समझ में आ रहा है, वो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, वो धीरे धीरे खुद एंट्रेंस एग्जाम, नीट का पैटर्न, सीयूईटी के पैटर्न में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक, तो अपन को भी गेयर अप करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे जाएंगे, या तो यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हो, या तो वेबसाइट है, या तो फिर ऐप है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है ऑनलाइन फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड्स, फिर ऐसे एग्जाम जो तुम 12 के बाद देते हो, जैसे सीयूईटी, आईआईटी, नीट, फिर और मैग्नेट ब्रेन्स यूपी बिहार बोर्ड के लिए भी अवेलेबल है। साथ में उन एग्जाम्स के बारे में भी बताता है और प्रिपरेशन कराता है जो तुम ग्रेजुएशन के बाद देते हो, जैसे हो गए तुम्हारे बैंकिंग के एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कहानी बहुत, लिस्ट बहुत लंबी है, तो मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते कि बोलेंगे 2 लेसन फ्री में ले लो, फिर कूपन कोड लगाओ, या फिर कोई चार्जेस या बाय नाउ वाला कोई ऑप्शन कर दे। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बकवास नहीं है, एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इन 3 जगह तो तुम एक्सेस कर ही सकते हो, यानी कि YouTube पे चैनल है, उसके बाद वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और उसके बाद हमारा ऐप भी है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें चेकआउट कर सकते हो। ठीक, तो बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहो और बने रहो।